गुड आफ्टरनून। तो ये बीपीएससी 68th और 69th ये दो है हमारा फोकस एरिया। निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के टाइम पे जाएंगे तो 68th एंड 69th। तो देखो, जब ये ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस समय भी आप YouTube पे जाके देखिए, एक हमने वीडियो बनाया था, YouTube पे पड़ा हुआ था इसके उस पे। तो एक्सपीरियंस तो मैटर करता ही है ना। बीपीएससी की एक्सक्लूसिव तैयारी कराने वाले कुछ सीनियर और टीचर्स में से हम लोग भी हैं जो एक्सीडेंटल बीपीएससी में आ गए थे। अदरवाइज तो हम लोग आईएएस के टीचर थे। भाई आईएजीएस हिंदी माध्यम की सबसे बड़ी संस्था बनी थी इतिहास की 2013 से लेके। जो थोड़े पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे कि मुखर्जी नगर का या इंडिया की हिंदी माध्यम की सबसे बड़ी संस्था आईएजीएस थी। उसमें 5 लोग थे, पांचों बिहारी ही थे, 3000 के आसपास लोग थे। और हम लोगों का टूटना था, जो हम लोग टूटे थे, उस टूटने का परिणाम ये हुआ कि आज की जो सबसे बड़ी संस्था आपको दिखाई दे रही है। अगर हम लोग नहीं टूटे होते तो हिंदी माध्यम का बहुत भला हुआ होता, और जो आज की सबसे बड़ी संस्था जो दिख रही है वो संस्था नहीं होती। 5 बिहारी थे। ज्योग्राफी के लिए के सिद्धार्थ सर थे, हिस्ट्री के लिए मणिकांत सर थे, सोशल इशूज के लिए एस पांडे जी थे, अभय जी थे, पॉलिटी गवर्नेंस के लिए, इकोनॉमी साइंस टेक्नोलॉजी के लिए मैं था। तो ये 5 लोग एक साथ आए थे नए सिलेबस के चैलेंजेस को, और हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक आगे बढ़ाया। फिर इसी बीच में पता नहीं कैसे हुई है वही जो राम रचि राखा, ठीक है, दिशा बदल गई और बीपीएससी पे हमने फोकस किया। तो धीरे धीरे अब एक प्लेटफॉर्म के रूप में इमर्ज होने लगा, लोग आने लगे। चूंकि अब मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म होने और नहीं होने में डिफरेंस ही होता है कि मान लो आज प्लेटफॉर्म अगर ये नहीं हो तो जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं वो कहाँ मिलेंगे एक दूसरे से। सब तो 1-1, 2-2, 3-3 रहते हैं ना, फैले हुए बिखरे हुए रहते हैं। एक प्लेटफॉर्म होने का फायदा यह हुआ कि इतने लोग तो एक साथ मिल गए ना आपस में, और क्या हाल है और क्या हाल है और क्या हाल है हो जाएगा, ठीक है। और क्या हाल के साथ साथ क्या पढ़ें कैसे पढ़ें ये भी हो जाता है। सेम इसी तरह से जब मेंस देने आते हैं, टेस्ट पेपर क्लास करते हैं, टेस्ट पेपर का होता है, डिस्कशन का होता है, इंटरव्यू देने के दौरान भी सब लोग आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब या तो बिपार्ड वहाँ पे जो राजगीर में ट्रेनिंग में जाते हैं या बिपार्ड में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आस्था आईएएस का एक ग्रुप होता है। वो ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप होता है वहाँ पे। एक होता है ना कि अच्छा आप भाई परिचय किस आधार पे होगा सेलेक्टेड लोगों के बीच में, या तो आपस में होंगे या तो एक हो जाता है कि भाई अच्छा आप आस्था आईएएस में थे तो आस्था वालों का एक ग्रुप बन जाता है। रिसोर्स पर्सन के रूप में अमृतेंदु शेखर जी जो भी एसपी बने हैं, रेलवे, पटना रेलवे का एसपी हैं। कोई दिक्कत था तो उनको बोलना चाहिए था, पटना में ही तो एसपी थे वो रेलवे के। तो वो आते हैं, अपने इंटरव्यू कार्यक्रम में भी रहते हैं। तो यहाँ से वहाँ जब ट्रेनिंग के लिए रिसोर्स पर्सन के रूप में राजगीर जब गए तो वहाँ पे पूरा एक ग्रुप ही था कि सर हम लोग तो इंटरव्यू के दौरान आपसे पढ़े हुए हैं। तो हम इस तरह के लोगों को एक मोटिवेट इस बात को लेकर करते हैं कि भाई देखिए, आपको कोई डीएसपी है, आप एसपी हैं, तो डीएसपी क्या करेगा, आपको सैल्यूट करेगा, आपका कभी पैर नहीं छू सकता। कुछ भी हो जाए, कोई डीएसपी किसी एसपी का पैर नहीं छुएगा। पैर सिर्फ छुएगा अपने गुरुजी का। पहले सैल्यूट मारेगा और उसके बाद सर हम आपसे पढ़े हुए हैं। ये रिस्पेक्ट आप पढ़ा के ही पा सकते हैं, आप डिपार्टमेंटल तरीके से नहीं पा सकते हैं। और इस कारण से बहुत सारे लोग अपने यहाँ आते हैं, पढ़ाते हैं, जाते हैं। खैर, तो इस रूप में क्या हुआ कि हम लोग एक इमर्ज कर गए। तो बीपीएससी फोकस होते चला गया। तो अब काम भी होते चला गया। सिलेबस भी ईजी था, छोटा सिलेबस था, ईजी सिलेबस था। तो यहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट करना, अपने ह्यूज एक्सपीरियंस के बेस पर इम्पैक्ट क्रिएट करना आसान रहा। तो अभी जो भी लोग बीपीएससी गाइड कर रहे हैं, जो भी सीनियर लोग बीपीएससी में मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हम लोग भी उसमें हैं। मैंने ऐसा नहीं है कि जूनियर है, हम भी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या होगा। और उसका बेस्ट एग्जांपल अभी खड़े होकर के बताऊं तो इसमें एस्से वाले पेपर की बात करूं तो एस्से में जो चेयरमैन साहब ने फॉर्मेट बताया, ये फॉर्मेट हम पहले वीडियो में बजाते पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू बता चुके हैं कि भाई इस तरह से 3 सेक्शन आएगा, एक में 4 क्वेश्चन होंगे, एक करना होगा। इस तरह का हम पहले बता चुके हैं, हमने बताया था कि ऐसा होगा।
और फिर एसए का बीपीएससी में एसए के क्वेश्चन का क्या बैकग्राउंड होगा, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ, बहुत पहले डिस्कस किया हुआ है कि यूपीएससी में यूपी पीसीएस में बिहार के कंपलसरी हिंदी में, बीपीएससी के कंपलसरी हिंदी में भी 5 ऐसे होता है, यूपी पीसीएस में भी ऐसे होता है, यूपीएससी में भी ऐसे होता है, और साथ में यूपीएससी का जो वहाँ कंपलसरी हिंदी इंग्लिश होता है उसमें भी ऐसे होता है। और हमने इस हिसाब से बताया था कि भाई आप यूपीएससी का जो एसए पेपर का एसए है उसको छोड़ दीजिए, वो आपका एसए नहीं होगा। पद की भी जरूरत है, पद भी जो पोस्ट के, जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है उस पोस्ट के लिए उस लेवल के एसए की जरूरत नहीं है। क्लियर है? जैसे होता है ना कि भाई ये जो परीक्षा है, क्यों पीपीटी के पेपर को लेकर के जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि वो सीरियस होकर पढ़ते थे और उनका यूज नहीं हो पाता था वहां पे, क्योंकि क्वेश्चन में जाते थे तो सब टके सर खाजा टके सर भाजी, सब पता चला कि वन लाइनर पढ़ा हुआ वो भी उतना ही सही कर रहा है, आप इतना सिंसियर होकर पढ़ के जाके भी आप भी वही कर रहे हैं। तो अब जो सिंसियर कैंडिडेट है वो खुश है इस पेपर को लेकर कि चलो मेरा पढ़ाई माने आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट अप्लाइड, अचीवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट। आपने जो मेहनत किया उसके प्रोपोर्शन में आपको आउटपुट मिल रहा है। और पेपर देख करके हमेशा हर क्वेश्चन पे लगा होगा कि अगर हम ये पढ़े होते तो हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाता, अगर हम फिजिक्स को पढ़े होते तो हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाता, अगर हम केमिस्ट्री पढ़े होते तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाता, अगर हम इकोनॉमिक्स को ऐसे पढ़े होते तो हमारा पेपर क्वेश्चन सही हो जाता। माने इस सब जगह जितने पेपर का मैं देख रहा हूं सब जगह एक प्रोपोर्शनल दिख रहा है कि मेरा एफर्ट अगर इस पूरे इंटीग्रेटेड एफर्ट किया होता अगर बिहार स्पेशल का कोई किताब को एक एक लाइन में पढ़ गया होता, 2 बार 3 बार पढ़ गया होता, उसको बहुत फैलाने के बदले 10 चीज को एक बार के बदले एक चीज को अगर 10 बार पढ़ा होता तो हमारा क्वेश्चन हो जाता। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है कि ये जो तो पद की भी जरूरत, जब पद की जरूरत के अनुसार एग्जाम होना चाहिए। तो बीपीएससी में जो जिन पदों के लिए लोगों का चयन होना है उसका एसए का पेपर यूपीएससी लेवल का नहीं हो सकता। यूपीएससी के एग्जाम के माध्यम से जिन लोगों का सिलेक्शन होना है और बीपीएससी के एग्जाम के माध्यम से जिन लोगों का सिलेक्शन होना है, दोनों का पेपर एक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और ऐसा ही होगा, पेपर भी आएगा 68 का, जब मेंस का पेपर आएगा तो आप देखिएगा कि ऐसा ही होगा। यूपीएससी का जिस लेवल का एसए का टॉपिक होता है उस लेवल का बीपीएससी का एसए का टॉपिक नहीं होगा। क्लियर है? तो क्या होगा फिर? तो यहां पे ये है, अदरवाइज कोई अगर ज्यादा सिंसियर होने के नाम पर मुझे तो फर्स्ट रैंक लाना है, और अगर गलती से यूपीएससी के निबंध के ऊपर अगर अटक गया और जब एग्जाम में जाएगा तो देखेगा कि वहां पे कुछ और पूछा हुआ है, तो और वो पूछा तो फिर वो क्या होगा, तीनों का तीनों ऐसे उसका जनरल प्रेजेंटेशन हो जाएगा, और जनरल प्रेजेंटेशन हो जाएगा तो 300 में 100 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा। अदरवाइज अगर अच्छे से अगर कोई ऐसे लिखेगा, चीजों को लॉजिकली अगर आगे बढ़ाते रहेगा, उसमें सीरियस कंटेंट डालते रहेगा जिससे कि एग्जामिनर का इंटरेस्ट बना रहे और उसका नॉलेज उसमें से कुछ चीजें निकले उसको, तो हमें नहीं लग रहा कि 180-85 से कम नंबर इस पेपर में आएगा अगर आपने ठीक से ऐसे लिख दिया तो इसलिए अपने फोकस को डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वो यूपीएससी का जो एसए का टॉपिक है उस पर मत जाइए, वो आपके फोकस को कहीं और लेके चला जाएगा और जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहां पे पेपर कुछ और होगा। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट एसए के पेपर में जो फर्स्ट सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज है टू आइडेंटिफाई द प्रोबेबल टॉपिक्स। जो पॉसिबल टॉपिक्स हैं उसको सेलेक्ट करना, ये सबसे पहला फर्स्ट। मेरे पास किताब जैसे कई सारे बुक्स उठाएंगे तो बुक्स में देखेंगे कि करीब 80-90 के आसपास, 100 के आसपास वहां पे टॉपिक्स हैं। तो वो सारे टॉपिक्स में से अपने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के लिए क्या टॉपिक्स, प्रोबेबल टॉपिक्स हो सकता है, उसका चयन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है, ठीक है, तो उससे फायदा ये होगा कि टाइप ऑफ, जैसे पॉलिटिकल इश्यूज कुछ कर देते हैं, तो मान लो जो हमने पॉलिटिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई किया तो हमें इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर वो नहीं आए तब भी उस टॉपिक के लिए जो हमने तैयारी किया है वो तैयारी कुछ और अगर आता है तो वहां यूज हो जाए। क्योंकि हमें तरीका तो निबंध लिखने का पता है। अब रह गई बात कंटेंट की, तो वहां पे 2 बातें हो सकती हैं। एक, हमने तैयारी किया वही टॉपिक आ गया, और दूसरा ये हुआ कि भाई हमने तैयारी किया वो टॉपिक नहीं आया, उस तरह का टॉपिक आया।
तो इस तरीके से हमने चीजों को कवर अप किया कि बीच में भी कुछ चीज अगर अटक जाए, बीच में भी कुछ चीज अगर आ रहा है, तो हमारे ये फर्स्ट फिंगर और इसके बीच से वो हमारा टॉपिक हो जाए, इन दोनों को कंटेंट को मिला करके वो टॉपिक हमारा हो जाए। क्लियर है? तो हमें इस तरीके से, तो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्रूशियल जो पार्ट है वो है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हमारा एस्से का फेयरली बन जाए, सेक्शन ए के अनुसार, सेक्शन बी के अनुसार और सेक्शन सी के अनुसार। यहां पर आपको काम करना पड़ेगा। और वहीं पे मैं ये चेतावनी मैंने आपको सावधान कर रहा हूं कि इस लिस्ट बनाने में कहीं गलती से भी यूपीएससी का निबंध का यूज मत करिए। आप यूपी का कर सकते हैं, आप बिहार के जो लिटरेचर का जो कंपलसरी हिंदी है उसमें जो निबंध पूछा गया है उसको आप यूज कर सकते हैं, उससे थोड़ा और ऊपर का। ठीक है कि बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी में जब क्वेश्चन तैयार हो रहा है तो वो निबंध में कहां तक पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पे वो बहुत साधारण लेवल पर रह जाते हों, उससे थोड़ा सा ऊपर। या और अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो यूपीएससी का जो कंपलसरी हिंदी इंग्लिश है उसका एस्से बीपीएससी के जो एस्से का क्वेश्चन पेपर है उसके लिए सुटेबल बनता है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या करना होगा कि जो फर्स्ट स्टेप आ रहा है वो है लिस्ट ऑफ टॉपिक, टू आइडेंटिफाई लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। और उसके बाद फिर सेकंड आता है कि भाई उसमें लिखने का क्या, हमारा लिखने का तरीका होगा। अब तरीके में दो पार्ट हैं, एक तरीके में कहा जाए तीन पार्ट है। एक है टीचर का, एक है सेल्फ स्टडी में जा रहे हैं तो अब खुद से जो करना है। अगर टीचर की बात एक मिनट के लिए मैं छोड़ दूं, अगर आप अपने से जो करने जा रहे हैं तो उसका क्या करेंगे, तो वहां पर दो बातें हैं। एक बात है कि वो जो टॉपिक आपने आइडेंटिफाई किया है उसका फ्लो चार्ट, उसका ब्रेन मैप, तरीका आपको पता है, इंट्रोडक्शन का, बॉडी का, कंक्लूजन का। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, बॉडी में क्या क्या होगा और कंक्लूजन में क्या होगा। क्लियर है? तो इसका ये फॉर्मेट आपको पता है। अब उसके अंदर में जो कंटेंट है, ठीक है, कौन कौन सा कंटेंट मैं देने जा रहा हूं, किस टॉपिक में कौन सा, मान लो कोई टॉपिक है उसमें कोई मुहावरा ही है या इवन कोई टॉपिक आया हुआ है, नेशनल इंटीग्रेशन पे कोई टॉपिक आया हुआ है, तो उसी में आर्टिकल 51 हमने उठा लिया, 51 वसुधैव कुटुंबकम, और क्या, अगर उसमें वसुधैव कुटुंबकम किसने 51 में है कि 50 में है, ठीक है, शायद 51 में ही है, ठीक है, वसुधैव उसी में आया, तो उस कोटेशन को वहां से ले लिया। भारत के संविधान में वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन दिया गया है। इंट्रोडक्शन का पार्ट है ये, कोई स्लोगन लिया, कोई नहीं होता 2 लाइन, कोई कविता का कहावत ले लिया, कुछ ले लिया इस तरीके से, और फिर वहां से मैंने जनरल तरीके से शुरू किया और फिर धीरे धीरे जाकर के क्या किया, इंट्रोडक्शन में वे सारी बातें बता दिया जिससे कि एग्जामिनर को लग जाए कि ये कैंडिडेट आगे मुझे क्या बताने वाला है। और फिर उसको बताया अच्छे से, डायग्राम जहां जहां जरूरत पड़ा डायग्राम बना के, जहां जरूरत पड़ा टेबल बना करके उसको बताते गया वो। और बताने के बाद फिर लास्ट में कंक्लूजन में पीछे की बातों को वे फॉरवर्ड के अनुसार उसको बता दिया कि अभी तक तो ये सब किए गए लेकिन और आगे करने की जरूरत है, जिससे भारत को एक विकसित देश, 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था, तीसरी से पहली अर्थव्यवस्था का रूप दिया जा सके। या विश्व के जीडीपी में भारत का जो शेयर है उसको, जैसे हम मान लो अगर कहा जाए कि एंशिएंट टाइम से लिखेंगे तो भाई 80% से ज्यादा जो जीडीपी का शेयर, जो जीडीपी में भारत का शेयर होता था, घटते घटते हम 1.5-2% पे आ गए। और धीरे धीरे ये शेयर, रिलेटिव शेयर जीडीपी में बढ़ रहा है भारत का, तीसरे स्थान पे, 5वें पे पहुंचे हैं, धीरे धीरे फिर तीसरे पे पहुंचेंगे, तीसरे से फिर क्या हो, पहले स्थान पे पहुंचेंगे, और पहले स्थान पे फिर पता चला कि वर्ल्ड के जीडीपी का जो मेजोरिटी ऑफ पार्ट है वो क्या होगा, विल बी कंट्रीब्यूटेड बाई इंडिया। अब इसके लिए 2 तरीका है, 2 उपाय है कि एक है कि भाई बाकी देश काफी तेजी से, काफी स्लो हो जाए और भारत काफी तेज हो जाए, या बाकी देश काम करना बंद कर दें और भारत काफी तेजी से काम करता रहे। तो क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है इसकी पॉसिबिलिटीज। क्यों? इंडिया का जो एवरेज एज है वो 27 साल है, चाइना का जो एवरेज एज है वो 38.5 साल है, जापान का एवरेज एज और भी ज्यादा है। तो बूढ़े लोग कितना मेहनत कर पाएंगे? जितना इंडियंस मेहनत कर पाएंगे, आप समझ रहे हो, जितनी चीजें एफर्ट कर पाएंगे, उसमें भी बिहार अपने आप में 12.5 करोड़ 14-15 करोड़ का राज्य होगा, वो अकेले अपने आप में एक देश होगा जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका एवरेज एज अभी 20-21 साल है। तो बिहार, मान लो भारत भी अगर साउथ इंडिया बूढ़ा होने लगेगा तब भी तो बिहार में तो जो पॉपुलेशन डिविडेंड के चांसेस हैं उसमें भी तो रीजनल वेरिएशंस हैं। एक देश पूरा क्या हो रहा है, एक देश एक ही बार में बूढ़ा हो जा रहा है,
भारत तो कभी एक बार में बूढ़ा होगा ही नहीं। भारत क्या होगा, एक पार्ट बूढ़ा होगा तो दूसरा पार्ट जवान हो रहा होगा। एक एरियाज में जाएंगे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज बंद हो रहे होंगे और दूसरे एरिया में इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज खुल रहे होंगे। इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इतना बड़ा देश है ये। तो इस रूप में देखेंगे तो जैसे हमने कहा कि बाकी देश रुक जाएं और भारत काम करे, तो आपको लगा कि बाकी देश कैसे रुकेंगे? बाकी देश रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? वो काम सब दांत टूट जाएगा, ठीक है, तो अपने दांत पर ध्यान देंगे कि हाथ पर ध्यान देंगे? भाई एज जैसे से बढ़ता जाएगा। जापान के लिए एक एग्जाम्पल ये आ रहा है, एक ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर था या कोई था, जब भी डिस्प्यूट चल रहा है, उसने कहा कि जापान के जो सीनियर लोग हैं उनको सुसाइड कर लेना चाहिए। मर नहीं रहे, मर ही नहीं रहे। 88 89 ईयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो रहा है। तो भाई इतने सारे देश में जब बूढ़े होंगे, बच्चा जनने में सक्षम है नहीं, जनसंख्या बढ़ाने में सक्षम है नहीं, और जो लोग जूनियर जो कम एज वाले हैं उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, सब जगह कब्जा करके बैठे हुए हैं। और जहां कब्जा करके बैठे हुए हैं वहां कुछ कर नहीं रहे हैं ये। तभी बहुत बड़ा ये डिस्प्यूट चल रहा है कि भाई ये ऐसा स्टेटमेंट, तो ऐसा पहले जापान के इतिहास में ऐसा पहले होता था। तो उस बात को लेकर के तो सोच के देखो, तो ये नहीं, तो इंडिया के अपॉर्चुनिटीज है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप जब वे फॉरवर्ड जिसको कहा जाता है, तो एफसे का जो फॉर्मेट है, लिटरेरी क्या फॉर्मेट होगा वो तो दूसरे टीचर आएंगे, वो सब बता देंगे लोग। लेकिन फिर यहाँ पे आता है कि भाई आप जब एसे का प्रिपरेशन करें, तो हमने क्या कहा, एक हुआ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, दूसरा हुआ उसका आपके तय कर प्रिपरेशन का तरीका। तो प्रिपरेशन के तरीके में हमने बहुत अच्छा, पहले भी हम बोलते रहे हैं। देखो इसमें जैसे एक होता है कि अच्छा, एक चीज तो ये था, देखो ये जो निबंध में जो हम लोगों ने सेक्शन ए सेक्शन बी, उस दिन चेयरमैन साहब ने बड़े अच्छे से कहा कि भाई कैसे कैसे होगा, पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, ये उन्होंने बताया था। भाई तीसरा बिहार पे होगा। हम यहाँ पे अभी जाके बैठ के देखना है, यहाँ पे करीब करीब हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स बिहार का निकाल के रखा हुआ था पहले से। हमारे तो कंफ्यूज थे कि भाई इसको हम कहाँ यूज करेंगे। तो पता चला कि दूसरे दिन जब चेयरमैन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने बोला कि हमारा जो सेक्शन सी होगा वो बिहार पर ही होगा। अभी उससे जाके पूछोगे तो वहां पे सारा पूरा लिस्ट निकाल के रखा, पूरा कंटेंट निकाल के वो रखा हुआ है बिहार का, बिहार से रिलेटेड सारी जितनी बातें हो सकती हैं सब बातों का। तो एक तरह से ये भी था, पूर्वाभास भी हो रहा था कि भाई पता नहीं कैसे ऐसा कुछ ले आएंगे वो, अदरवाइज इसमें था ही। तो हमने जैसे मान लो जैसे कैसे हुआ, हमने एक मॉडल जैसे बनाया निबंध का कि मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें आता है 3 खंड हैं केवल से इसमें। द क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस, राइट 3 एसेज सेलेक्टिंग 1 टॉपिक फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक है, प्रत्येक निबंध इसमें क्या है, चयन कुल 3 निबंध लिखिए। प्रत्येक निबंध में कुल प्रयुक्त शब्दों की अधिकतम सीमा अभी शायद नहीं बताया है उन्होंने, 1000 है कि 700 है, ये नहीं बताया है उन्होंने कि 1000 है कि 700 है। यूपीएससी में जाएंगे तो 1000 से 1200 होता है, यूपी में जाएंगे तो 700 होता है। हमें लग रहा है कि स्टैंडर्ड 700 होगा। 1000 3000 वर्ड लिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, भारी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे में क्या होता है, सोचना भी होता है कंटेंट को। ठीक है, इसमें रेडीमेड, कई बार रेडीमेड चीजें नहीं मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि पीसीएस के लेवल पे 700-800 शब्द से ज्यादा का ये नहीं पूछेंगे। तो यहाँ पे जो खाली वाला जगह है वहां पे 700 या 800 वर्ड भर जाएगा। और उसके बाद तीसरा फिर आ जाता है कि प्रत्येक निबंध के लिए 100 अंक है, 100 मार्क्स है। अब हमने जो पेपर, एक मॉडल पेपर, उस दिन जो एक डिस्कशन कर रहे थे जब एग्जाम के अगले दिन, तो हमने कहा था कि हम अपना मॉडल पेपर लेके आएंगे। और देखो हमने उस दिन कहा था, ये कब की बात है, 13 को, कल 14 को जब बीपीएससी ने मॉडल पेपर जारी किया है, वो 100% वही मॉडल पेपर है जो हमने प्रेडिक्ट किया था। अब देखो उसका वीडियो, पहला जो वीडियो हमने मेंस में के प्रारूप में बदला से गंभीर विश्लेषण करके जो हमने डाला है, उसमें क्या डाला हुआ है, एक एक क्वेश्चन तो उसी तरह से बताया है। ज्योग्राफी का पेपर लिया हुआ था, कैसे एक क्वेश्चन कंपलसरी होगा, फिर दूसरा कैसे अथवा होगा, 100% वही है जो हमने यहाँ कल मॉडल पेपर बनवा के रखा है शाम के क्लास के लिए। हमने बताया था ना कि मॉडल पेपर, हम अपना मॉडल पेपर एक लेके आएंगे कि क्या बीपीएससी का पेपर हो सकता है। ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने जारी कर दिया कल, और जारी कर दिया तो वो 100% वही है जो हमने प्रेडिक्ट किया था उस दिन। एक एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लेकर के बताया था, एक भी जगह पे डिफरेंट नहीं है। जो हमने जीएस पेपर 1 का कहा था जो वही फॉर्मेट है, जो हमने जीएस पेपर 2 का कहा था वही फॉर्मेट है। आप उठा के देखो उसका, 13 तारीख को हमने सुबह में ही डाला था उस पेपर को। सबसे पहले हमने कटअप वगैरह के झमेले में पढ़ने के बदले हमने मेंस में जो चेंज आया था उसी को हमने डाल दिया था कि मेरे अनुसार जो बीपीएससी में बदलाव मेंस में आ रहा है उसका ये फॉर्मेट होने वाला है। ठीक है, तो निबंध में भी था, तो निबंध में देखो तो इसमें क्या हुआ, जैसे अब यहाँ पे
अदल गगरी छलकत जाए, जैसे एक तो बनता है ना ये। उनका कहना ये है कि भाई हम कई चीज़ों को ट्रांसलेट करेंगे, कई चीज़ों को ट्रांसलेट नहीं करेंगे। रोमन यूज करेंगे लेकिन हम उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे। तो जैसे मान लो एक होता है ना, पीपल विथ हाफ नॉलेज स्पीक्स मोर, ठीक है, इस तरह का एक आएगा ही। बोल भी रहे थे कि मुहावरा पे एक पूछेंगे, जनरली ऐसा रहता भी है। जो लिटरेरी जब निबंध होता है तो उसमें इस तरह का एक मुहावरा या कोई जैसे कबीर दास का ही कोई दोहा है, उस पे उसके ऊपर पूछ दिया, तुलसीदास का ही कोई दोहा है, ठीक है। तो इस तरह से किसी के कोई भी जो पॉपुलर रहा है उस तरह का एक वो दोहा दे देंगे और उसको आप एक्सप्लेन करिए। अब तो एक वो हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, इस तरह का एक होता है। तीसरा इसमें आता है कि प्रैक्टिकल साइड ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम को व्यवहारिक पक्ष आजकल ट्रेंड में है। वसुधैव कुटुंबकम, भारत का जो विदेश नीति है उसका आधार वसुधैव कुटुंबकम है, ठीक है। हम दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने, हमारा परंपरा ही रहा है। अशोक ने किसी के ऊपर डोमिनेट करने के बदले उनके साथ साथ रहने की नीति फॉलो करी थी। लीव एंड लेट लीव वाला जो पॉलिसी था उनका वो इसी तरह था। तो उसी से वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट है। तो इसको, और एजुकेशन इज अ वैल्यू नेसेसरी फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, संस्कारों की शिक्षा व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए आवश्यक, ठीक है। तो दो ग्रुप, सेक्शन ए में उनका कहना यह है कि हम दो तरह के निबंध रखेंगे। एक निबंध क्या रखेंगे, एक रखेंगे दो लिटरेरी रखेंगे, फिलोसफिकल रखेंगे। तो फिलोसफिकल में जाएंगे तो ये हो गया, ये तीसरा, ये चौथा और दूसरा हो गया फिलोसफिकल, दो ऊपर का हो गया लिटरेरी। जो सेक्शन बी है वो पक्का वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का, माने नॉलेज, अबाउट नॉलेज होगा। और अबाउट नॉलेज में क्या हो गया, जैसे मान लो इस तरीके के कि डेमोग्राफिक डिविडेंड फ्रॉम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसे होता नहीं कि ट्रेंड आ रहा है ना बीपीएससी में आज, मान लो चेंज अगर करता है तो कैसे होगा। एक वैसे सिंपल सी बात है, अकेले भी पॉपुलेशन डिविडेंड पे पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि भाई हाउ, जैसे आप ही को बोला जाए कि हाउ इंडिया विल बी द लीडिंग कंट्री अकॉर्डिंग टू जीडीपी अक्रॉस वर्ल्ड, पूरे विश्व स्तर पे जीडीपी के मामले में भारत विश्व का नंबर 1 देश होगा। कैसे, आप क्यों, किस आधार पे अनुमान कर रहे हैं आप, और आपसे कहा जाए, ठीक है। तो बाकी तो सोए नहीं है ना, बाकी के पास भी टेक्नोलॉजी है, बाकी के पास भी कैपिटल है, बाकी के पास भी मार्केट है। तो आप एक कैसे उम्मीद कर सकते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड एक्सपेक्टिंग दैट इंडिया विल लीड। तो उसके पीछे ये आता है कि अब चाइना वाले पश्चाताप इस बात का कर रहे हैं कि भाई हमने एक बच्चे का नियम क्यों लागू किया, इंडिया हमें पीछे छोड़ दिया। क्योंकि आने वाले दिनों में तो भाई जो पॉपुलेशन है, इफ यू आर शेपिंग पॉपुलेशन एज ए इकोनॉमिक रिसोर्स और सोशल रिसोर्स, आर्थिक संसाधन या सामाजिक संसाधन के रूप में अगर आप अपनी जनसंख्या को कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर अ कंट्री। तब तो ये जनसंख्या एक बर्डन होकर के जनसंख्या क्या है, ये तो एसेट्स है ना। ये जो 2 हाथ है, आप केवल पेट के बारे में क्यों सोचते हैं, आप हाथ के बारे में भी तो सोचिए। तो हाथ के बारे में सोचेंगे तो भाई, और अच्छी बात ही है कि इंडिया में एक होता है कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। यहाँ पे इस तरह की सरकारें केंद्र और राज्य सरकार में रही हैं जो कि जनसंख्या के देश की जो जरूरत है उसके अनुसार वो रेडी रहते हैं, ठीक है। देश की जो बिहार में जरूरत थी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज का, तो अब देखो खाली कि इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुल रहा है। इसके पहले इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज का बिहार में कोई मतलब नहीं था, जितने थे उतने से, बाकी जो एक्स्ट्रा थोड़े होते थे वो दूसरे राज्यों में चले जाते थे। लेकिन अब तो वह अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, बहुत तरह के लोअर लेवल पर अब चीजें उठ रही हैं, ह्यूमन रिसोर्स के लेवल पे आ रही हैं। पहले तो होता तो है भाई, तालाब में हर तरह की मछलियां होती हैं, छोटी मछलियां होती हैं, बड़ी मछलियां होती है। लेकिन एक टाइम होता है जब बड़ी मछलियां कम होती हैं, छोटी मछलियां ज्यादा होती हैं। तो छोटी मछलियां जब ज्यादा होंगी तो उसके लिए तो प्राइमरी स्कूल चाहिए। बड़ी मछलियां ज्यादा हैं तो कुछ के लिए कॉलेज थे, कुछ के लिए कॉलेज जो नहीं थे तो दूसरे राज्यों में चले जाते थे। लेकिन अब ये बड़े जो थे, जिसको चलनी से छानने पे ऊपर आ जाते थे और बाकी सब नीचे रह जाते थे, अब तो जो नीचे वाले थे वो अब ऊपर आ गए हैं। अब ये इतनी बड़ी जनसंख्या देश के बाहर, राज्य के बाहर नहीं जा सकती है, उनके पास पैसे भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, इनके लिए राज्य के अंदर ही आपको सिस्टम करना। तो भारत के साथ ये एक अच्छी बात है, तो उसी में आ जाता है। तो इस तरह का एक ऑब्जेक्टिव टाइप का, माने फैक्चुअल निबंध जिसको कहा जाता है। सेक्शन बी मेरा 100% उम्मीद है कि वो बिल्कुल फैक्चुअल पूछेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म पूछ देंगे, ग्लोबलाइजेशन पे पूछ देंगे, या पॉपुलेशन डिविडेंड पे पूछ देंगे, या उसमें जाएंगे तो कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म के ऊपर पूछ देंगे।
ठीक है, राजनीतिक अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पूछ देंगे, कास्ट एंड पॉलिटिक्स के ऊपर पूछ देंगे, यूनिवर्सल सिविल कोड के ऊपर आपका ओपिनियन पूछ देंगे वो, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, फैक्चुअल टाइप का होगा, एक्सटेंशन ऑफ जीएस होगा। वो बार बार ऐसे बोल रहे थे कि ऐसे पेपर इज नॉट एक्सटेंशन ऑफ जीएस, जीएस का एक्सटेंशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक तरह जो सेकंड सेक्शन बी होगा उसको आप चाह के भी एक्सटेंशन ऑफ जीएस से दूर नहीं कर सकते, एक्सटेंशन ऑफ जीएस ही होगा वो। हाँ, सब में सब होगा, सब जगह होगा, बाकी भी है, पॉपुलेशन डिविडेंड इकोनॉमी में है, या इस तरह के सब होगा, सब मिला के। ये क्लाइमेट चेंजेस का है ही, तो ये सब चीजें होंगी। इकोनॉमिक साइंस टेक्नोलॉजी में हो सकता है, साइंस टेक्नोलॉजी का कोई हो सकता है। तो चार ये जो हैं, जिसमें से एक आपको, अच्छी बात ये है कि आपको एक इसमें से लिखना है, कोई ना कोई एक तो आ ही जाएगा, ठीक है। ये और फिर जो सेक्शन सी है, ठीक है, जल जीवन हरियाली पे पूछ दिया, या बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए उपाय, विमेन एम्पावरमेंट मेजर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, इस तरह का बिहार के ऊपर। आप उनका उद्देश्य क्या था कि भाई सेक्शन सी हम बिहार रखेंगे, इसलिए जिसे बाहर के लोगों को, बाहर के वही लोग सेलेक्ट हो पाए जिनको बिहार का नॉलेज हो। जिसको बिहार का नॉलेज हो वो सिलेक्शन, नॉलेज नहीं है वो सिलेक्शन नहीं पाए। और फिर लास्ट में सबसे अच्छा क्वेश्चन तो मुझे मेरे दिमाग में आया कि मैं बिहारी हूं। अब मैं बिहारी हूं, ये निबंध तब तक कोई नहीं लिख सकता है जब तक कि फीलिंग ना हो। आप जब तक फीलिंग नहीं होगा तब तक ये आंसर आप इसका निबंध नहीं लिखाएगा 700-800। आपको फीलिंग आना चाहिए, तब आप कैसे, मैं बिहारी हूं तो किस तरह से आपका एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस, एक सोशल एनालिसिस, एक इकोनॉमिक एनालिसिस, कैसे ह्यूमन रिसोर्स के रूप में व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ हाउ इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग इन, हाउ बिहारीज आर कंट्रीब्यूटिंग इन, हिस्ट्री से लेकर के पीछे आगे तक की चीजों को सबको जोड़ करके, माने हिस्ट्री से लेकर के गिरमिटिया से लेकर के आप प्रेजेंट से लेकर के हर जगह लेबर के रूप में किस तरह से काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस से लेकर के, ये एक बड़ा ही अच्छा कोई, इस मैं बिहारी हूं इसके ऊपर कोई अगर मान लीजिए बहुत अच्छा कोई कोटेशन हो, 2-3-4 कहीं कोटेशन हो, इस तरह का कोटेशन लेकर के, बिहार अबाउट बिहार के ऊपर कोई कोटेशन हो, बिहारी को लेकर के कोई कोटेशन हो, किसी ने कुछ कहा हो ऐसा बाहर का आदमी नहीं। तो इस तरह से निर्मला सीतारमन ने अभी शायद एक यूथ पार्लियामेंट था, उसमें कुछ इस तरह के बात हो रही थी, उसका रिप्लाई कर रही थी, सब पता चला कि मेजोरिटी ऑफ बच्चे जो थे वो बिहार के ही थे, बिहार के थे। उन्होंने पूछा कि पटना छोड़ के बताइए, पटना ऐसे बच्चे जो पटना के नहीं हो, वही जो मेन, पटना तो मेन हो सकता है, वहां के हो सकते हैं, पटना के नहीं हो, तब भी बहुत सारे बच्चे थे। तो उस तरह से जाएंगे तो आपको ये इस तरह का निबंध आ सकता है। तो आपको क्या, अब जब प्रिपरेशन करने जाएंगे तो उसमें क्या होगा, अबाउट बिहार। तो अबाउट बिहार किसी भी, कोई भी बिहार का क्वेश्चन आएगा तो वो अबाउट बिहार के बारे में जो 3-4 जो वो होंगे, दोहे वगैरह होंगे, वो स्टेटमेंट कुछ होगा, वो आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। जहां भी जरूरत पड़े वहां पे आपको क्या करना होगा, उसको बीच में डाल देना होगा। जीविका के ऊपर कुछ पूछता है तो डाल देना होगा, मान लीजिए जल जीवन हरियाली के ऊपर पूछता है तो डाल देना होगा। निबंध में काफी स्कोप है आपको फैलने के लिए, तो स्कोप है फैलने के लिए, तो उस तरीके से क्लियर है। तो ये मुझे मेरा जो अपना परसेप्शन था वो ये एक पेपर, ये ऐसे का मुझे लगा कि ये एक पेपर बनता है, इस तरीके का पेपर आपके सामने आ सकता है। कैरेक्टर इसमें चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बहुत टॉपिक चेंज हो सकता है, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। टॉपिक या तो इजी हो सकता है या तो इससे और थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्लियर है। अफजल गगरी छलकत जाए, अब इस पे 700 शब्द लिखना है, अब लिखिए 700 शब्द। कैसे अफजल, मेरा जो रूम पार्टनर है वो इसी तरह का है, नहीं ये सब लिखेंगे इसके अंदर। मैं ऐसा नहीं हूं लेकिन मेरा रूम पार्टनर ऐसा ही है, ठीक है। तो इस तरह की बातें आप इसमें, अफजल गगरी छलकत जाए में साहित्य समाज का किस प्रकार दर्पण होता है, पुराने प्रेमचंद से लेकर के और अभी तक कैसे, किस तरह से फिल्म का इसका अब यहाँ पे साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसमें इसके जगह पे आवाज आएगा फिल्म समाज का दर्पण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बनता है। अब देखो, अब इसके बाद जाएं तो ये एक, अब जैसे हमने कहा तो ये तो एक मॉडल पेपर था जो कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। टेस्ट पेपर में जो यहाँ पे टेस्ट चलेगा, जिनका लगता है, जिनका कि मेरा ऐसे ठीक है तो मुझे, तो इस तरह के पेपर होंगे। टेस्ट सीरीज में तो आया ही जाएगा निबंध, तो टेस्ट सीरीज में ये हो जाए कि भाई हम लोग सेक्शन वाइज कुछ टेस्ट का इस तरह से शेड्यूल बनाएं कि जिससे पहले सेक्शन वाइज हो जाए, पहले लिटरेरी निबंध का एक पेपर बन जाए, एक पेपर लिटरेरी का ही बन जाए, एक पेपर फिलोसफिकल का बन जाए,
एक पेपर इकोनॉमिक का बन जाए, एक पेपर पॉलिटिकल का बन जाए, एक पेपर बिहार में बन जाए, बिहार का हिस्ट्री कल्चर को लेकर के बन जाए। तो इस तरीके से 8-10 के आसपास पेपर देने का अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए, आकर के यहाँ पे बैठ के लिखने का प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छी बात है, जो 68th के लिए हैं। अदरवाइज अब इसमें उसके लिए तैयारी, मान लो डेट तो आ गया कि संडे को भाई 2 पेपर होगा, एक जीएस पेपर का टेस्ट होगा, एक ऐसे का टेस्ट होगा, 2 पेपर एक दिन होगा तभी जाकर हो पाएगा, क्योंकि 12 मई को एग्जाम भी है। तो 12 मई को एग्जाम है, तो अब उसके लिए आपका अपना प्रिपरेशन का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो उसमें देखो एक चीज दिखाते हैं। हम लोग जब एलएसडब्ल्यू का क्लास ले रहे था, मैं अपनी बात करूं, जब एलएसडब्ल्यू का क्लास में ले रहा था, इसके पहले पेपर ही हट गया, ऐसा जो हमने एलएसडब्ल्यू का क्लास लिया कि पेपर ही ऑप्शनल ही हट गया, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो पॉवर्टी का ही है, 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल के रूप में, तो ये तो इकोनॉमी का चूंकि था एक्सटेंशन एक तरह से, तो होता है ना कि जो सेक्शन बी वाला जो सेक्शन है उसमें हम लोगों का जो इकोनॉमी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, या इसका एक्सटेंशन जाएगा, पॉलिटी का एक्सटेंशन जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे देखो कैसे आपको अगर इसमें इस तरीके से कोई अगर आता है, ये इसका इंग्लिश भी है, इसका इंग्लिश भी था, हिंदी वाला ही इसमें डाला हुआ था। तो उसमें जैसे टॉपिक था, इसमें देखो कौन सा, अच्छा ये तो सिलेबस का था, अच्छा पहले पॉवर्टी, अच्छा पॉवर्टी को, चलो पॉवर्टी को लेते हैं, गरीबी को ही लेते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा आपका, हम क्या करेंगे सबसे पहले भाई, इसका एक हम बनाएंगे इंट्रोडक्शन पॉवर्टी का, उसके बाद इसके जो बॉडी वाला पार्ट है, बॉडी वाले पार्ट में क्या 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 जोड़ते हैं भाई, पॉवर्टी के बॉडी में क्या क्या आएगा। एक आएगा भाई पॉवर्टी एस्टिमेशन, कितने तरह की गरीबी, कैसे उसका आकलन किया जाता है, उसका सर्वे कौन, उससे रिलेटेड डेटाज, बिहार में क्या होता है, भले निबंध पूछेगा, बिहार इसमें नहीं होगा, सेक्शन बी में बिहार नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे एग्जाम्पल ही लेना होगा तो हम क्यों नहीं बिहार का एग्जाम्पल लेंगे। नेशनल एग्जाम्पल के साथ साथ बिहार का एग्जाम्पल लेने में क्या बुराई है, अरे समझ में। तो इसमें क्या करेंगे, ये बीच वाले में जाएंगे, तो उसके बाद वो बॉडी वाला पार्ट हो गया, उसी में कारण वाला पार्ट भी, कॉजेज वाला पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। उसी में फिर रिमेडियल मेजर्स भी हो जाएंगे, ये सारे बॉडी के पार्ट हैं। पॉवर्टी पे पूछता है तो इंट्रोडक्शन जब हम लिखेंगे तो गरीबी के ऊपर मान लीजिए एक हमने स्लोगन लिख दिया, स्लोगन लिखने के बाद पॉवर्टी को, ठीक है, पॉवर्टी के बारे में लिखना शुरू किया कि भारत के बारे में माना जाता है कि भारत में गरीबी की अधिकता पाई जाती है, गरीबी की अधिकता रही है, ठीक है। भारत में विद्यमान गरीबी के 2 रूप देखने को मिलते हैं, सापेक्षिक गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, ठीक है। दोनों तरह की गरीबी के अनेक कारण हैं जिनका निर्धारण विभिन्न तरीके से किया जाता है, विच डिटरमिन्ड बाय वेरियस मेजर्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड इवन बाय कॉर्पोरेट्स आर टेकिंग वेरियस इनिशिएटिव्स टू टेकिंग वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, के द्वारा गरीबी दूर करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं, ठीक है। इन उपायों में संवैधानिक उपाय के साथ साथ, वैधानिक उपाय के साथ साथ व्यवहारिक उपाय भी शामिल हैं, ठीक है। और इन उपायों के माध्यम से सरकार इन उपायों के माध्यम से ये उम्मीद की जा रही है कि अमृत काल के दौरान भारत में गरीबों की संख्या कम हो जाएंगी और भारत एक विकसित राज्य के रूप में, अमीर लोगों के साथ एक विकसित देश के रूप में उभर कर सामने आ जाएगा। सारी बातें तो आ गई ना उसमें, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के क्वेश्चन का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद अब पैरा चेंज किया और पैरा चेंज करके आप जा रहे हैं, ठीक है। तो पैरा चेंज करके जा रहे हैं, तो उसमें हम कैसे इसको करेंगे, इस तरीके से दोनों को बांटा। तो आपका जो निबंध बनेगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप निबंध का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम एयर टाइट लेफ्ट और राइट बिल्कुल एलिगमेंट भर रहे हैं पेज को, मैंने एक पेज पे आपने 3-3, 4-4 केजी वर्ड डाल रखा है, 300, 400 वर्ड डाल रख करके एकदम मैंने हवा घुसने का भी जगह नहीं दे रहे हैं। इससे का ये मतलब प्रिपरेशन के लेवल पर तो ये किसी भी हाल में नहीं चलेगा। प्रिपरेशन के लेवल पे चूंकि आपको याद भी तो करना है ना चीजों का, दिमाग में एक ब्रेन मैप बनाना है, फॉर्मेट बनाना है, तभी तो वो एग्जाम हॉल में जा पाएगा। अब मान लो मोटी मोटी बातें पूरा चारों तरफ से एयर टाइट करके, क्या एक बार पढ़ करके आप एग्जाम हॉल तक लेके जा सकते हैं उसको? एग्जाम हॉल तक तब जाएगा जब उसको आपने एक फॉर्मेटिंग, उसका पहले पैरा में क्या था, दूसरे पैरा में क्या है, तीसरे पैरा में क्या है, कौन क्या किस तरह से, मैंने फ्लो, इंटेंसिव फ्लो। ऐसे यही होता है कि आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसका जो फ्लो होना चाहिए वो लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए, एक के बाद
उसके बाद हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ आगे की तरफ बढ़ते जाना चाहिए, और उसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए, गंभीरता होना चाहिए, वो सतही नहीं होना चाहिए। और वहां जहां जहां जिस बात की जरूरत है उस चीजों को आप प्रेजेंट करते हुए निकल रहे हैं। कहीं टेबल की जरूरत है, टेबल बना दे रहे हैं, कहीं डायग्राम की जरूरत है, डायग्राम बनाते हुए निकलते जा रहे हैं। माने हर डायग्राम ऊपर से थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो स्टेटमेंट आपने दे रखा है उसको जस्टिफाई करने के लिए अगर डायग्राम बनता है तो डायग्राम आप बना दीजिए, इट्स अ पार्ट ऑफ। आप योजना उठा के देखिए, आप कोई भी किताब उठा के देखिए, सब में इस तरह की चीजें दी गई हैं। तो ये सब चीजें कब आएंगी? जब आप उसको ब्रेक करके, आप बिल्कुल एयर टाइट ना पढ़ करके आप उसको ब्रेक करके लिखे रहेंगे, तब क्लियर है। अब हो सकता है दूसरे एक्सपर्ट आए कुछ और बोल देना, कि ध्यान रखिएगा होता ऐसा ही है, आप योजना उठा के पढ़ लीजिए। भाई एक इंट्रोडक्शन बनाया, इंट्रोडक्शन के बाद हमारी चीजें क्या होनी चाहिए? लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए। जो निबंध का टॉपिक है उसका जो कंटेंट है इट शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। और लॉजिकली अरेंज होगा तो उसका फायदा यह होगा कि जो पढ़ने वाला है उसकी ईगरनेस बनी रहनी चाहिए कि देखें अब क्या आ रहा है, देखें अब क्या आ रहा है। वैसे आपने इंट्रोडक्शन में ये सब बातें दे रखा है, इंट्रोडक्शन पढ़ के ही उसको पता चल जाएगा कि आपका आगे का कंटेंट अरेंजमेंट किस फ्लो में है। और जो भी आपने कंटेंट उसमें इंट्रोडक्शन में हेडिंग दे रखा है, सारा कॉमा दे करके लिख रखा है, उसके लिए आगे एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस होना चाहिए आपके पास। मान लो कोई पॉल्यूशन के ऊपर आता है, नॉइज पॉल्यूशन आ रहा है, तो नॉइज पॉल्यूशन का के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है इन नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल जो रूल है उसके अकॉर्डिंग 4 क्षेत्रों में बांटा हुआ है, कमर्शियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल और पीस एरिया जिसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग डे और नाइट का। तो ये टेबल बना देने में क्या बुराई है? ये टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। तो अब उसमें तो इसी तरीके से क्या करेंगे, पूरा फ्लो चार्ट बनते जाएगा। देखो श्री रंगराजन के अकॉर्डिंग मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। अब देखो पूछा हुआ है, जैसे इसमें क्या पूछा हुआ है कि कौन सर्वे करता है, पीटी वाला में पूछा हुआ है, एक गंभीर विवाद होने जा रहा है। एक और क्वेश्चन देख रहे थे उसमें विवाद होगा, उसमें इकोनॉमिक्स वाले में ही शायद क्वेश्चन नंबर 55 है जिसमें डिस्प्यूट होगा। नहीं कई लोग, लेकिन अब आंसर आने दीजिए, आगे आंसर, तो आंसर आने दीजिए। तो वही बात है ना, तो ये तो हमने बताया ना, ये तो हमने ओपिनियन से बताया ना इस क्वेश्चन में कि एनएसएसओ इसका आंसर नहीं होगा, एनएसएसओ। लेकिन आने दीजिए आंसर, देखिएगा उसमें एनएसएसओ ही होगा। जिस तरह के क्वेश्चन है, देखो आ गए ना, देखो आ गए, एनएसएसओ दिया हुआ है इन्होंने। बात अब देखो, जोर जबरदस्ती वाली बात मत करो, जोर जबरदस्ती की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जिस तरह का पेपर है इस तरह के पेपर का आंसर एनएसएसओ ही आएगा। इस तरह के पेपर का आंसर जो बीपीएससी ने जिस तरह का क्वेश्चन बना रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर एनएसएसओ ही लिख के भेजा होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन बना रखे हैं मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स उन्होंने जीवन में कभी पढ़ा उड़ा नहीं है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस उनको पता ही नहीं है कि इकोनॉमिक्स में और भी बहुत सारी चीजें घट रही हैं। जिस तरह का क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है उस क्वेश्चन के नेचर को देख के लग रहा है, और उस नेचर से लग रहा है कि बीपीएससी का जो आंसर आएगा उसमें एनएसएसओ होगा ही होगा। लेकिन इसका आंसर होगा नीति आयोग। क्यों नीति आयोग होगा? क्योंकि नीति आयोग अभी जो डेटा सारा आ रहा है क्लास से लेकर के हर लेवल पे आपने देखा होगा कि नीति आयोग ने अपने लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तैयार कराया है। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके बेस पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग ने तैयार कराया हुआ है। अभी एनएसएस तो है ही नहीं अस्तित्व में, और उसके आधार पर ही तो क्या आपने तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का नीति आयोग में तो पढ़ा तो था, हमने लिखवाया तो था कि उसके अकॉर्डिंग 51 कितना बिहार में है, 25 कितना %। तो वहां तो नीति अगर नहीं भी करना था, एनएसएसओ को तो करना ही नहीं, एनएसएसओ अगर कर रहे थे तो साथ में नीति आयोग भी करना था, तब फिर डी आंसर करना था। अभी के टाइम पे डी आंसर करना था या फिर नीति आयोग करना था। लेकिन जनरली लोगों ने क्या कर रखा है, एनएसएसओ। एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 56 एक है सेज वाला, जैसे एससीजेड वाला, हम पता नहीं कैसे दिमाग से मेरा स्लिप हो गया। एक्सपोर्ट प्रमोशन उपाय जब बता रहे थे तो वहां पे मुझे सेज बताना था। सेज तो मुझे याद ही रहता है, हमेशा तो कराते हैं इसके पहले वाले नोट्स में उठा के, क्योंकि अब थोड़े प्रेशर आने शुरू हो गए थे एग्जाम का, तो प्रेशर वाले में सेज वाला एक मिस हो गया था हमसे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का 2005 का कानून 2006 से लागू है। अब जाते हैं हम पेपर उठा करके उसको कराते हैं क्लास में, एक्सपोर्ट प्रमोशन उपाय के रूप में कराते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2006 से लागू हुआ था, 2005 का था। इसका ये क्वेश्चन भी देखो डिस्प्यूट पैदा करेगा, क्योंकि इसका आंसर तीनों है, 1 2 3, और डी भी वही आंसर है। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है इसमें?
तो 1 2 3 दिया हुआ है, डी क्या लिखा हुआ है? नहीं देखो, हम समझ गए बात को। हम जी जब इसको अपने लिए कर रहे थे तो हमने इसका आंसर बी ही किया, 1 2 3 ही किया, लेकिन डी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों ऐसा बताया? देखो, मोस्ट एप्रोप्रिएट वो भी है, डी भी है। मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि भाई 3 ही ऑप्शन है और 3 में ये लिखा हुआ है। ये क्यों मैंने बताया? जब हम पीटी का पेपर तैयार करते थे ना, पीटी का पेपर जब तैयार करते थे, तो जब इस तरह का सिचुएशन आता था, 2 ऑप्शन को सही जब करते थे और आंसर में लिखते थे ए, 1 2 3 जब करके आंसर तैयार करते थे, ए में 1 2 3, वहां तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही डी में आकर के 1 2 करते थे, तो वैसे ही ई भी सही हो जाता था, वो ऑप्शन भी सही हो जाता था। आप देखो पेपर उठा के पीछे का, बहुत दिक्कत होती थी आज पेपर तैयार करने में, कि जब 1 2 3 ऑप्शन देंगे तो उसमें से जब आंसर बनाएंगे तो ए ऑप्शन मान लो बना दिया केवल 1, दूसरा आंसर बना दिया केवल 2, सी बना दिया केवल 3, अब डी क्या बनाएंगे? 1 2 3 1 2, और ई में क्या लिखा हुआ है? कोई नहीं या एक से अधिक। तो डी और ई दोनों एक ही हो गया कि नहीं हो गया? क्लास के डिस्कशन में भी इस तरह की दिक्कत आई थी कि डी और ई में क्या होगा। तो ऐसे जितने क्वेश्चन होंगे ना, वो डिस्प्यूट पैदा करेगा कि सर आपने ठीक है 1 2 3 किया। बहुत सारे होंगे जिसको 3 नंबर पे विश्वास नहीं होगा, वो 2 ही लिया होगा, 1 2 ही लिया होगा। अरे समझ में, 1 2 भी है क्या इसमें? 1 3 है, हम मान लो 1 2 लिया होगा कोई, तो उसका वो तो डी मारेगा। जिसको 2 सही करना है वो तो 3 डी मारेगा, और जिसको तीनों मारना है वो बी मारेगा। लेकिन बी और डी दोनों एक ही है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि जब पेपर सेट अपने यहां होता था ना, तो इस तरह की दिक्कत आती थी। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा, हम समझ गए कि अच्छा यहां तो मामला फंसेगा बीपीएससी का। कुछ लोग भेजेंगे डी, कुछ लोग भेजेंगे बी, कुछ लोग भेजेंगे डी। और डी, आप डी को भी गलत नहीं साबित कर सकते कि नहीं गलत है, आपको बी और डी दोनों आंसर लेना पड़ेगा। आंसर क्या लेना पड़ेगा? बी और डी। बीच का रास्ता क्या निकलेगा? जिन लोगों ने बी और डी दोनों सही कर रखा है उसको सही माना जाएगा। बी को सही मानेंगे तो गलत होगा, डी को सही मानेंगे तो गलत होगा। इसलिए सभी आंसर को दोबारा चेक होगा, और दोबारा आंसर चेक करके उसमें बी और डी को दोनों को सही मान लिया जाएगा। यही बीच का रास्ता है। हमने भी यही किया था कि भाई चलो दोनों ऑप्शन सही मान लेते हैं, ई भी ले लेते हैं और डी भी ले लेते हैं, दोनों ले लेते हैं। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। खैर, तो ये क्यों बता रहा था? देखो, अब इसी तरह से टॉपिक पे जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे आपका सारा टॉपिक का आपका फ्लो चार्ट में आपको निबंध तैयार करना पड़ेगा। और आपके पास एक इतना सुंदर कॉपी होगा जिस कॉपी में मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक का, आप कभी भी जैसे नहीं होता, किताब नहीं बनाएंगे अपने नोट्स को। आपका नोट्स का टीचर भी यहाँ पे जो पढ़ाएंगे, हम पहले ही उनसे डिस्कस कर लेंगे कि सर निबंध आप जो कराने जा रहे हैं, आप फॉर्मेट कराइए जिससे बच्चा उतना याद कर ले। सीमेंटिंग वो कर लेगा वहां पे, जब एग्जाम हॉल में जाएगा तो अपना सीमेंटिंग कर लेगा, वो भाषा उसमें डाल लेगा वो। आप उसको केवल कोर इशू बताइए, अजल गगरी छलकत जाए, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा ये बताइए, और उसके आगे उसमें कौन कौन सी चीजों को कैसे इंक्लूड करेगा ये बता, फॉर्मेट उसको बता दीजिए, उसको दिमाग में बिठा दीजिए इस चीज को। और इस तरह के 50 टॉपिक का प्रैक्टिस करने का आदत जब हो जाएगा तो 51वां टॉपिक 52वां टॉपिक अपने आप हो जाएगा। क्लियर है ये? तो इसमें ये जाएंगे तो आपका इस तरीके से बनेगा ये। देखो देखो सारा हमने जो बना रखा था, ये क्लास में कराया था, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेजर, और भी इसमें जाएंगे तो बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें जीविका और क्या क्या सारा इसमें था, ये सब करा रखा था। देखो अनएम्प्लॉयमेंट पे जाएंगे तो उसमें भी इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट में करा रखा था। मैंने उस टॉपिक की जितनी बातें हैं, सारी बातें, जल जीवन हरियाली, उसमें सब बातें एक ही जगह आ जाएगा। ऐसे ऐसे का तैयारी होगा, तब जाकर के इससे आपका ऐसे बिल्कुल क्वालिटी हो जाएगा इससे। देखो और दिखाता हूं, इसमें जब महिला विमेन वेलफेयर पे, तो विमेन वेलफेयर पे क्या था? इंट्रोडक्शन था, प्रॉब्लम्स थे, वेलफेयर मेजर्स थे। वेलफेयर मेजर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आ रहा समझ में? तो ऐसे बनेगा ये। और इस तरीके से अब एक एक करके जाएंगे तो कुछ डेटा, जैसे डेटा इंट्रोडक्शन में जैसे कुछ डेटा दे दिया, 48.04% नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग लिंगानुपात 10-20 और क्या है, ठीक है। इस तरीके से बिहार की कुल जनसंख्या महिलाओं की भागीदारी, ठीक है, यहाँ पे 65%, 53% क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग क्या क्या उसके चैलेंजेस, उसके क्या क्या हैं,
संवैधानिक उपाय में जाएंगे तो क्या क्या उपाय है, देखो सारा लिखवाया हुआ था, ये सब लिखवाया हुआ है। उसके बाद वैधानिक में जाएंगे, लीगल मेजर्स में जाएंगे तो सारा जितने तरह का देखो सारा लीगल लिखवा रखा था। देखो सारा लीगल लिखा हुआ है, एक विमेन के लिए जितने तरह के लीगल राइट्स हैं सब हमने एक जगह करवा दिया था। जो है तो आपको भी विमेन पर पूछेगा ही पूछेगा, बिहार में तो एक निबंध विमेन पर आना ही आना है। तो एक निबंध अगर विमेन पर आता है तो ये हुआ लीगल वाला, और लीगल वाले के बाद फिर प्रैक्टिकल में आ जाता है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से जो इसमें जितने उसके स्कीम्स हैं सारे भरमार हो जाएंगे स्कीम्स के। बिहार सरकार के उपाय विमेन से लेकर के कैसे कैसे इसमें पंचायत में महिलाओं की भागीदारी से लेकर रिजर्वेशन 7 निश्चय से लेकर के ये सारी चीज़ों को लिखेंगे। और उसके बाद फिर उसमें आता है बाल कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर। चाइल्ड वेलफेयर के लिए भी उसी तरीके से कैसे कैसे क्या है, उनके समस्याएं, चैलेंजेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लीगल क्या है, ये सारा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के उपाय क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के उपाय क्या है, ऐसे आपका बनेगा नोट्स। और समझ में तो भले चेयरमैन साहब बोले कि ये जीएस का एक्सटेंशन नहीं है, लेकिन होगा ये जीएस के तरीके से ही, नहीं उसी तरीके से मैथ की तरह करके जाएंगे, मैथ की तरह लिखेंगे, तब जाके 180 नंबर आएगा। नहीं तो बिहार में अगर पूरा आपने एयर टाइट लिख दिया और आप ये उम्मीद करेंगे कि आपको 180 नंबर दे दें तो देने वाला नहीं है। ऐसे वो टिक मारेंगे और टिक मार करके क्या कर देंगे, वो 140 हर 100 में से पता चला कि 35 40 35 40 35 बिठा देंगे, 35 × 3 105 नंबर दे, हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, अगर मान लीजिए 65 60 65 के आसपास नंबर, अगर 65 67 किसी में 70 तक मार्क्स चाहिए तो आपको फिर डायग्राम, टेबल, फ्लो माने एकदम से इन्वॉल्व लगेगा कि हाँ ये एक तरह से केस स्टडी है ये। और उसके लिए विमेन, जैसे आपको लार्जर टॉपिक फिर उससे रिलेटेड टॉपिक, लार्जर टॉपिक में जैसे विमेन हुआ, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हुआ, बिहार का इकोनॉमी हुआ, उसके से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं सब अपने पास रखने पड़ेंगे, जिससे कुछ चीज़ों को जरूरत के अनुसार यूज कर सकें। क्लियर है? तो ये एक तरीका था ऐसे लिखने के लिए। तो अब इसमें एक समरी इसका ये बनता है कि भाई हम लोग सबसे पहले एक तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स डिफाइन कर लें। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में भी यहाँ पे हमने जैसे ऐसे का जो टॉपिक्स था ये इस तरीके से हमने सब एक जगह कराया हुआ था। ये नहीं लगाया है। अच्छा, एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ था एक टॉपिक, वो यूपीपीसीएस वाला, और जितने जगह यूपीएससी में सब जगह जो भी ऐसे के क्वेश्चन आए हुए हैं सब एक जगह हमने करा लिया है, और सब जगह टाइप भी करा लिया है सारा। अब उसको एक बार रीऑर्गेनाइज करना है कि एक तरह को एक जगह कर लिया जाए, माने जो भी, तो वो हो जाएगा 3 तरह का। सेक्शन ए के लिए फिर जो टॉपिक्स हो गया, फिर उसका मैटर, सेक्शन बी के लिए टॉपिक्स और उसका मैटर, सेक्शन सी के लिए टॉपिक्स और उसका मैटर, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो एक नोट्स टाइप की चीजें हो जाएंगी फोकस्ड, और उसके बाद जो भी टीचर क्लास में आए वो इसी फॉर्मेट में चीजों को करा दें। हिंदी इंग्लिश में, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अपना अलग कराते चलें, उस तरीके से करा देंगे तो हो जाएगा। क्लियर है? तो यही दिमाग में आपको ऐसे का फॉर्मेट रखना है। कौन टीचर पढ़ाएंगे? कई लोग पढ़ाएंगे। अब जैसे अफजल गगरी छलकत जाए, वो हमारा तो हमसे तो ना गगरी ना आधा है ना पूरा है, कुछ नहीं है, तो अलग अलग लोग कराएंगे ना। फिर लिटरेचर, वो टॉपिक सब लिटरेरी बैकग्राउंड के लोग होंगे ना, जो जैसे वो जयप्रकाश जी का नाम बताया, बिहार के हैं तो बिहार की फीलिंग है, बिहार की बोली भाषा है, लेकिन आईएएस हैं, तो वो सैटरडे संडे में आके करा देंगे। वो लिटरेचर वाला, मान लीजिए इकोनॉमी वाला और टेक्नोलॉजी टाइप का जो होगा वो मैं करा दूंगा। एथिक्स वाला, फिलोसफिकल जो इशू है उसके लिए भी ले लेंगे। हाँ, बिहार का भी इशू है, कई सारे बिहार के इशूज हैं, तो कर लेंगे। 4-5 लोग, हमें लग रहा है कि 5 लोग के आसपास तो रहेगा ही, तो 4-5 लोग तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। ठीक है, तो उसको मिला के सब करा लेंगे। नहीं तो 2 लोग तो जैसे एक तो वो हैं कुणाल जी हैं, तो बीपीएससी सेलेक्टेड हैं, 56-59 वाले वो करा देंगे। जयप्रकाश जी हैं वो करा देंगे। तो वो एक जन पॉलिटिकल टाइप का करा देंगे, और या बिहार से रिलेटेड जो स्कीम्स वगैरह से रिलेटेड तो करा लेंगे, तो अच्छे से लोग कर देंगे। ठीक है, नोट्स बने, अच्छा नोट्स बन जाएगा। जो इस तरह का नोट्स दिख रहा है ना, ये कम से कम 50 टॉपिक के आसपास पर इस तरह का नोट्स बन जाएगा, और 50 टॉपिक पे इस तरह का नोट्स बन जाएगा तो हो गया फिर क्या। तो कर लेंगे इसको टॉपिक वाइज, जो सेक्शन वाइज, जैसे सेक्शन ए का, सेक्शन बी का, सेक्शन सी का, सबका। और कुछ पूछिए। डी ऑप्शन मोर देन 1। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, डायग्राम इसमें भी बनाना है। डायग्राम तो बनेगा ही। आप ऐसे का आप योजना उठा के देखो ना,
क्या भाई, निबंध के 3 ही तो पार्ट होते हैं निबंध में। एक आपका इंट्रोडक्शन हुआ, तो इंट्रोडक्शन में के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ होता है कैजुअल स्टार्ट करके सीरियस नोट पे इंट्रोडक्शन कंप्लीट करिए। कैजुअल का मतलब यही हुआ कि जैसे कोई दोहा है, जैसे जीएस के पेपर में क्या होता है, कोई दोहा वगैरह यूज नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल उसमें फॉर्मल आंसर लिखना होता है अपने आप को बाहर करके। यहां तो आप जैसे किसी भी टॉपिक पे आप अगर उसका, जैसे हमने कहा कि मैं बिहारी हूं, अब बिहारी के ऊपर है तो कोई कि बिहारी एक स्ट्रेंथ है, बिहारी एक कमजोरी नहीं है, बिहारी एक बल है, बिहारी एक कमजोरी नहीं है, और उसके लेकर के किसी बड़े आदमी का कोई कोटेशन अगर है तो आपका काम क्या है कि बिहार के ऊपर निबंध के लिए आप 10-12 इस तरह के कोटेशन एक जगह कर लीजिए, वो जहां जहां जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार वहां वहां वो यूज होगा। वो जो कोटेशन है महिला के ऊपर है, मान लीजिए विमेन बहुत कॉमन टॉपिक है, तो कॉमन टॉपिक है तो इसके ऊपर आप 8-10 अच्छा सेकुलर टाइप का, ऐसा ना हो बहुत ज्यादा कि तुम नारी हो, तुम देवी हो, तुम क्या हो इस तरह का। अब आज के जमाने में ये सब नहीं चलता है। आज के जमाने में क्या होगा, थोड़ा सा कम भारी होना चाहिए, बराबरी वाला, थोड़ा ऑलमोस्ट बराबरी वाला होना चाहिए, किस तरह से कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। अब ये नहीं कि तुम तो देवी हो, तुम तो देवता हो, तुम तो ये हो वो भारी हो जाएगा, वो सब नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में? तो एक उस तरह का महिला के ऊपर, उस तरह से इंडिया एज ए नेशन के ऊपर, नेशनल इंटीग्रेशन के लेकर के, नेशनलिज्म को लेकर के, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कुछ इस तरह से कोई कोटेशन अगर बनता है तो आप ये चीज एक होता है ना कि एक पेज पर 2-3-4 पेज पर इस तरह की बातें होंगी जिस कहा जाता है कि जो इनपुट, जिसका कि हम आगे यूज करेंगे। जो भी निबंध आएगा वो अपनी जरूरत के अनुसार उसमें से उठा करके वहां पे यूज कर लेंगे। ये सब बातें हैं। तो ये इसमें हम मेंस में ही तो अब तो हमने इसको यही कर लिया कि भाई मेंस के साथ नहीं, लेकिन मेंस के क्लास जीएस पेपर 1 पेपर 2 तो अपने आप में ही भारी है, अपने आप में ही एक्सटेंसिव। ये 2 घंटे के क्लास तो एक्स्ट्रा होगा ना, ये निबंध वाली क्लास एक्स्ट्रा होंगी, निबंध का क्लास जीएस से नहीं हो पाएगा। ये जो 50 टॉपिक है, ये 50 टॉपिक तो अलग से रखना पड़ेगा ना, 50-60 टॉपिक जो भी होगा वो सब अलग से करना होगा। उसमें जाएंगे तो मिक्सअप हो जाएगा ना, वही ठीक से होगा ना, यही ठीक से होगा। ठीक है, तो ये अलग होगा कि है। हमें लग रहा है कि शायद 70-75 दिन तो लग ही जाएगा। मान लो हम ही इकोनॉमिक्स लेके अगर आएंगे, इकोनॉमिक्स साइंस को लेके आएंगे तो 12-15 दिन से कम हमारा क्या खत्म होगा। 15 दिन में एक टॉपिक एक दिन में खत्म कराएं तभी 15 टॉपिक, तो 15 दिन तो हमारा ही हो गया। पॉलिटिक वो लेंगे तो 10-15 दिन उनका हो गया, तो 30 दिन हो गया। इस तरह के जाएंगे तो 60-65-70 दिन तो हो ही जाता है। तो लगी मैंने 2-2.5 महीना तो निबंध में लग ही जाएगा। एक कॉपी बन चुकी, 300 नंबर है टोटल ना, इसको कैजुअली नहीं ले सकते भाई। वही बात है, कैजुअली लेके जाएंगे तो 300 में 100 नंबर आ जाएगा, और 100 नंबर आ जाएगा, पता चला कि ये इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। ये जो निबंध का पेपर होगा ना, वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। कैसे डिफरेंस क्रिएट करेगा? क्योंकि जीएस पेपर 1 पेपर 2 के साथ है कि वहां कोई क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आता है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए कटअप वहां कम हो जाता है। लेकिन ये जैसे ऑप्शनल डिफरेंस क्रिएट करता था, वैसे ये भी डिफरेंस क्रिएट करेगा। कौन सा निबंध का टॉपिक लेता है, किस तरीके से उसको लिखता है, ये सब मैटर हो रहा है। शुद्धि अब यहाँ पे मैटर करने लगेगा। स्पेलिंग एरर ना हो, हिंदी में जनरली कई बार स्पेशली स्पेलिंग एरर हो जाता है, इसमें नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता लगे शुरुआत में दोहा लिख रहे हैं, दोहे में ही 1-2 अगर गलती हो गया, गलत नहीं हो जाएगा फिर? तो ये बात है। हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों अलग अलग होगा। हाँ, नहीं वो हिंदी लिटरेचर अब कंपलसरी जो पेपर है, कंपलसरी पेपर में जैसे उन्होंने कहा है कि 100 क्वेश्चन लेंगे, 100 क्वेश्चन लेंगे, और चूंकि क्वालिफाइंग है तो उसका नेचर इजी ही होगा। नेचर हमें नहीं लग रहा है कि वो ऑप्शनल के माध्यम से वो बच्चे को मेंस देने से रोकना उनका उद्देश्य नहीं होगा कि ऑप्शनल इतना डिफिकल्ट कर दें कि वहीं पे बच्चा रुक जाए और जीएस का दोनों पेपर और एसए का कॉपी ही जांचना हो। ये उनका पर्पस नहीं होगा। जैसा उन्होंने कहा कि 2 घंटे का पेपर लेंगे, 100 क्वेश्चन देंगे, वो 100 क्वेश्चन इजी ही होगा। जो भी आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसको लेकर पढ़ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से करेंगे वो। और कोई? चलो पीटी की क्लास है तब मेंस में। हाँ, तो आते हैं सर, आज तो दोनों तीनों क्लास यही है, हमारा ही है। अपने अपने टाइम पे मिलते हैं। ऐसे में कुछ और पूछना हो तो बताओ। क्या समझ के बात समझ में आ गई? चलो ओके, बाय, मिलते हैं फिर।